हेलो दोस्तों। तो उत्तराखंड लैब असिस्टेंट की जो प्रैक्टिस सीरीज हमने चलाई है उसमें मैं आज ला रहा हूँ तीसरी सीरीज। इसमें हम करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन। तो ये वो क्वेश्चन का कलेक्शन है जो सबऑर्डिनेट ने कई बार पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, कई सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनमें फिजिक्स के क्वेश्चन जो पूछे हैं मैं उन्हीं का कलेक्शन आपके लिए लेके आया हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, द फ्रिक्वेंसी बैंड यूज इन FM ब्रॉडकास्ट इज़। फ्रिक्वेंसी बैंड कौन सा यूज किया जाता है FM ब्रॉडकास्ट के लिए? द ऑप्शंस आर 88 to 108 मेगाहर्ट्ज, 422 to 890 मेगाहर्ट्ज, और ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन रिपीट हो गया है। लास्ट ऑप्शन इज़ नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 88 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बैंड का यूज किया जाता है FM ब्रॉडकास्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल सबस्टांस फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए किस सबस्टांस का यूज किया जाता है? ठीक है, तो ये मैग्नेटिज्म का टॉपिक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, सॉफ्ट आयरन, कॉपर, स्टील एंड कोबाल्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद राइज ऑफ द टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर हम बात करें मेटल की, तो मेटल में जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेटल का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, उनकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विद राइज इन द टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विल डिक्रीज। हु डिस्कवर्ड दैट द अर्थ इज़ अ गिगेंटिक मैग्नेट। किसने ये बताया था कि अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, न्यूटन, आइंस्टाइन, फैराडे एंड गिलबर्ट। तो जो करेक्ट आंसर है वह है गिलबर्ट। गिलबर्ट ने कहा था सबसे पहले कि अर्थ क्या है, एक मैग्नेट की तरह काम करती है और इसके दो पोल हैं। विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फाउंड इन विजिबल एरिया। तो हाइड्रोजन का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है उसमें आपने देखा होगा, उसमें आपको सीरीज मिलती है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड सीरीज मिलती है। तो ये जो सीरीज हैं ये सारी की सारी अलग अलग रीजन में आती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो लाइमन सीरीज होती है वो किस में आती है, लाइमन सीरीज आती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है। फिर उसके बाद बामर आता है, तो बामर किस में आता है, विजिबल रीजन में आता है। फिर उसके बाद पास्चन आता है, पास्चन किस में आता है, इंफ्रारेड में आता है। और जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट भी किस में आता है, इंफ्रारेड में आता है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी सीरीज कौन से रीजन में गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड 5 सीरीज है हमारे पास, और उन पांचों के करस्पॉन्डिंग आपको क्या रखना है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, द इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ इज मैक्सिमम फॉर। ये विड्थ है यहाँ पे, ठीक है, विड्थ WIDTH। वो कह रहा है कि जो हमारे पास व्यतिकरण फ्रिंज होती है उसकी जो चौड़ाई होती है वो किस कलर के लिए क्या है, ज़्यादा है। फर्स्ट है ग्रीन कलर, सेकंड है ब्लू कलर, थर्ड है रेड कलर, लास्ट वन इज़ येलो कलर। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास सबसे पहले तो जो इंटरफेरेंस फ्रिंज होती है उसकी विड्थ का फॉर्मूला होना चाहिए। तो उसकी विड्थ का फॉर्मूला क्या है, उसकी विड्थ का फॉर्मूला है बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा ओवर डी। तो यहाँ पे बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ है, डी क्या है, जो हमारे पास स्क्रीन है और जो स्लिट है उनके बीच का सेपरेशन, और लैम्डा लाइट का वेवलेंथ है, और डी क्या है, दो जो स्लिट्स होती हैं, दो जो होल्स होते हैं उनके बीच का सेपरेशन है, स्लिट विड्थ जिनको हम कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा लैम्डा का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्रिंज विड्थ भी होगी। तो यहाँ पे गिवन कलर्स में जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है वो किसकी है, रेड कलर की है। सो वी कैन से दैट द फ्रिंज विड्थ विल बी मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग टू द रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्यूरीज लॉ इज एप्लीकेबल ऑन। क्यूरीज लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? फर्स्ट इज डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, सेकंड इज पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ध्यान होना चाहिए क्यूरी लॉ क्या है, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है।
इसके बाद नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स ऑन। जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका नंबर किस पे डिपेंड करता है? क्या वो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, क्या वो लाइट की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, या दोनों पे डिपेंड करते हैं, या इनमें से किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है? तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक टर्म आता है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अगर इंसिडेंट रेडिएशन का जो फ्रिक्वेंसी है वो सर्टेन फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है, जिसको कि हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन तभी हो रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हो रहे हैं, ठीक है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियस सी बात है जो फ्रिक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगी। तो उस कंडीशन में किसी गिवन फ्रिक्वेंसी के लिए जो हमारे पास इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका नंबर डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। असल में इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि आप इंसिडेंट फोटोन्स को बढ़ा रहे हो, तो जितने ज़्यादा फोटोन गिरेंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट होंगे, ठीक है। एक फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, तो मान लीजिए अगर 10 फोटोन गिरेंगे तो 10 फोटोन के करस्पॉन्डिंग 10 फोटो इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर निकलेंगे, अगर फ्रिक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है। और अगर सपोज कीजिए आपने 15 फोटोन डाले तो 15 फोटोन के करस्पॉन्डिंग 15 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा रहे हो तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। A magnetic needle is kept in a non-uniform magnetic field it will experience। एक मैग्नेटिक निडल है और उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज अ टॉर्क बट नॉट अ फोर्स, एक टॉर्क लगेगा बट फोर्स नहीं लगेगा। सेकंड ऑप्शन इज नीदर अ फोर्स नॉर अ टॉर्क, फोर्स लगेगा ना ही टॉर्क लगेगा। थर्ड ऑप्शन इज अ फोर्स एंड अ टॉर्क, फोर्स लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। एंड लास्ट वन इज अ फोर्स, केवल फोर्स लगेगा बट टॉर्क नहीं लगेगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है कि अगर सपोज कीजिए हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, एक समान मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास बार मैग्नेट होगा उस पर जो फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स होगा बार मैग्नेट पे वो जीरो होगा, लेकिन जो टॉर्क होगा वो नॉन जीरो होगा। लेकिन अगर आपके पास जो गिवन मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है तो उस कंडीशन में जो हमारे पास बार मैग्नेट होगा उस पर ना ही उस पर मतलब नॉन जीरो नेट फोर्स लगेगा और नॉन जीरो क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, मतलब टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर है दैट इज द सी ऑन, फोर्स एंड अ टॉर्क। When ordinary light transmitted through a single nicole, the transmitted light will, अगर सपोज कीजिए आप क्या करते हैं निकोल प्रिज्म से सिंगल मतलब जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसको पास करते हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उस लाइट पर? ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, अनपोलराइज्ड, ठीक है, सेकेंड इज इलिप्टिकली पोलराइज्ड, थर्ड वन इज प्लेन पोलराइज्ड और लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो ये जो क्वेश्चन ये पोलराइजेशन पे पूछा गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्लेन पोलराइज। जब आप निकोल प्रिज्म से क्या करते हैं, ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हैं तो वो प्लेन पोलराइज हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड इज फॉर, ये क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड नन ऑफ द अबव। तो फॉरबिडन बैंड गैप होता क्या है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है ना उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। तो अगर हम बात करें मेटल्स के लिए तो मेटल्स के लिए फॉरबिडन बैंड गैप की जो विड्थ होती है वो बहुत कम होती है, वो अप्रॉक्सीमेटली 0 हो सकती है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की तो सेमीकंडक्टर के लिए जो बैंड गैप होता है वो क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। और इंसुलेटर के लिए जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इज 12 आवर्स, 24 आवर्स, 30 डेज एंड 365 डेज, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह जो होता है उसकी जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है। तो देखिए नाम ही बता रहा है भू स्थिर, मतलब पृथ्वी से देखने पे वो क्या दिखाई देता है, स्थिर दिखाई देता है। असल में वो मूवमेंट कर रहा है। तो दो चीज़ें कब एक दूसरे को स्थिर देख पाएंगे, जब वो
एक साथ क्या कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, या उनका टाइम पीरियड क्या हो, सेम हो। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जियोसिंक्रोनस जो सैटेलाइट होगा उसका टाइम पीरियड और अर्थ के अपनी एक्सिस पर रोटेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट होगा उसका जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी इक्वल टू 24 आवर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। ये कह रहा है कि कोई भी एक ऐसी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें आप क्या करो, कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ के लिए एनर्जी को ट्रांसफ़र करो। और वो पूछ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है। ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है आपको, क्लॉसियस, सेकेंड इज कैल्विन प्लांक, थर्ड वन इज कार्नोट और लास्ट वन है कैल्विन। तो यहाँ पे आपको ये जो स्टेटमेंट है ये थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ से रिलेटेड है और ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 11th की फिजिक्स की बुक में से पूछा गया क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें दो स्टेटमेंट है, असल में एक स्टेटमेंट है क्लॉसियस का और दूसरा है कैल्विन प्लांक का स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हु सोल रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय क्लॉसियस। और इसी में आपको कैल्विन प्लांक का भी स्टेटमेंट याद रखना है कि कैल्विन प्लांक का स्टेटमेंट क्या है। कैल्विन प्लांक का स्टेटमेंट कहता है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल हु सोल रिजल्ट इज द कन्वर्जन ऑफ कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। कैल्विन प्लांक का स्टेटमेंट क्या कहता है कि आप हीट को कंप्लीटली क्या नहीं कर सकते हो, वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये कैल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है। और क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या है कि आप कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ के लिए क्या नहीं कर सकते हो, एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तो दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्क विल बी डन टू प्रोड्यूस 1 किलो कैलोरी हीट इज़, 1 किलो कैलोरी हीट के करस्पॉन्डिंग जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज़ 4.18 जूल, सेकेंड ऑप्शन इज़ 4.18 इंटू 10⁻²जूल, थर्ड ऑप्शन इज़ 4.18 इंटू 10⁻³ जूल और लास्ट है 4.18 इंटू 10⁻⁴ जूल। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 1 किलो कैलोरी जो होता है वो होता है 4186 जूल। तो ऑब्वियस सी बात है जूल यहाँ पे वर्क का यूनिट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4186। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो इनको रिलेट करो तो जो हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन है 10⁻³ वाला, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 4.18 इंटू 10⁻³ जूल। इसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम इज़, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए क्या क्या ज़रूरी है। फर्स्ट है ट्रांसमीटर, सेकंड इज़ रिसीवर, ट्रांसमिशन चैनल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप कम्युनिकेट करना चाहिए तो आपके पास वो ट्रांसमीटर होना चाहिए जहाँ से सोर्स क्या कर रहा हो, अपनी आवाज़ को, अपने सिग्नल को क्या कर रहा हो, ट्रांसमिट कर रहा हो। आपके पास एक मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू क्या होगा, सिग्नल प्रोपेगेट होगा, यानी कि ट्रांसमिशन चैनल होना चाहिए आपके पास। तीसरा होना चाहिए आपके पास केवल आप सिग्नल दे रहे हो और आपके सिग्नल को कोई रिसीव ही नहीं कर रहा, तो फिर कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कम्युनिकेशन के कंप्लीशन के लिए आपको क्या चाहिए, रिसीवर की रिक्वायरमेंट भी होगी, तो रिसीवर भी चाहिए यहाँ पे। तो ये तीनों क्या है, कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद इन YDSC परफॉर्म्ड इन वाटर इंस्टेड ऑफ एयर देन द विड्थ ऑफ फ्रिंज विल। वो कह रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है अगर उसको एयर के बजाय पानी में परफॉर्म किया जाए तो जो फ्रिंज विड्थ होगी उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा ओवर डी। लास्ट हमने अभी कुछ टाइम पहले ही इस फॉर्मूले को हमने देखा था, एक क्वेश्चन में देखा था हमने इसको। अब ये कह रहा है कि अगर सपोज कीजिए कि हम क्या करें, सेम कंडीशन के लिए पूरे सेटअप को क्या करें, पानी के अंदर डुबो दें, तो जो हमारे पास फ्रिंज विड्थ होगा उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो असल में ये वाले जो पैरामीटर हैं डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी, इन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चेंज किस में आएगा, लैम्डा में चेंज आएगा। अगर आप क्या कर रहे हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो तो उस कंडीशन में जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और लाइट की वेवलेंथ किस तरीके से चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कॉचीज़ फार्मूला। ठीक है, जिस कॉचीज़ फार्मूला क्या है, n इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर लैम्डा। ठीक है, n इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर लैम्डा, प्लस हायर टर्म्स भी हैं इसमें। तो यहाँ पे n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मटेरियल का, और लैम्डा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ है। अब तुम जानते हो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एयर से ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम पानी की बात करें तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में अगर
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर वेवलेंथ कम हो जाएगी तो यहाँ से हम देखते हैं कि फ्रिंज विड्थ और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन है, प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो फ्रिंज विड्थ भी इंक्रीज होती है, लेकिन वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ होगी वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। अगर आप क्या कर रहे हो, YDAC का जो सेटअप है उसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डिप करते हो तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज की वजह से क्या हो जाता है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है और वेवलेंथ चेंज होने की वजह से फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो जाती है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, सॉरी कम हो जाएगी। इसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज़, जो हमारे पास सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है वो क्या है, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड नॉट बी कोहेरेंट। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, कोहेरेंट होने चाहिए, ठीक है। सेकेंड है द टू सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक भी होने चाहिए। द डिफरेंस ऑफ द एम्पलीट्यूड, द डिफरेंस ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द सोर्स शुड बी ग्रेटर, जो एम्पलीट्यूड का डिफरेंस होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए, तो एम्पलीट्यूड का डिफरेंस ग्रेटर नहीं होना चाहिए। द टू सोर्सेज शुड बी वाइड, दोनों सोर्सेज क्या होने चाहिए, वाइड होने चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए दोनों सोर्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्रेस्ड, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज मोमेंटम, सेकेंड इज एम्पलीट्यूड, थर्ड इज एंट्रोपी एंड लास्ट वन इज लेंथ। तो इनमें जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है अगर आप उसको देखें तो इनमें से केवल एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एंट्रोपी। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, एंट्रोपी के बारे में बताता है और इसके कई स्टेटमेंट भी हैं, ठीक है। तो आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक स्टेटमेंट अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, क्लॉसियस जो स्टेटमेंट था वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1 बैक्यूरेल इज डिफाइंड एज, 1 बैक्यूरेल किसको कहते हैं, 3.7 डिके पर सेकेंड, 1 डिके पर सेकेंड, 1 क्यूरी, 3.7 क्यूरी। तो ये जो क्वेश्चन है वो रेडियो एक्टिविटी पे पूछा गया है। तो बैक्यूरेल, हेनरी बैक्यूरेल ने क्या की थी, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी और उन्हीं के नाम पे जो रेट ऑफ डिके होता है उसका जो यूनिट होता है उसको क्या कहा जाता है, बैक्यूरेल कहा जाता है। और 1 बैक्यूरेल इज इक्वल टू होता है 1 डिके पर सेकेंड। अगर एक एटम क्या होता है 1 सेकेंड में डिके करता है तो हम कहते हैं कि उसका जो डिके रेट है वो क्या है, 1 बैक्यूरेल है। अब यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये दे रखा है, हमारा जो आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यूरी भी दे रखा है, तो पियरे क्यूरी के नाम से यहाँ पे जो हमारे मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी जो थे उनके नाम पे क्या है, यहाँ पे यूनिट दे रखा है। तो क्यूरी जो है, क्यूरी और बैक्यूरेल में क्या रिलेशन है, देखिए 1 क्यूरी इज इक्वल टू होता है 1 क्यूरी इज इक्वल टू होता है 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्यूरेल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 1 क्यूरी इज इक्वल टू होता है 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्यूरेल। और इसी तरीके से इसका और एक यूनिट होता है डिके रेट का, रेट ऑफ डिके का, वो होता है रदरफोर्ड, ठीक है। इसको RD से रिप्रेजेंट करते हैं, RD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू होता है 10⁻6 बैक्यूरेल। आपको ये याद रखना है, बैक्यूरेल हो गया, रदरफोर्ड हो गया और क्यूरी हो गया, ये तीनों किसके यूनिट हैं, वो रेट ऑफ डिके के यूनिट है रेडियो एक्टिविटी में, और इनके बीच के रिलेशन भी आपको याद रखने हैं। 1 क्यूरी इज इक्वल टू होता है 3.7 इंटू 10⁻10 डिके पर सेकेंड, और जब 3.7 इंटू 10⁻6 बैक्यूरेल, और 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू होता है 10⁻6 बैक्यूरेल, यानी कि बैक्यूरेल सबसे छोटा है, फिर रदरफोर्ड और फिर क्या है, क्यूरी। इसके बाद द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, फर्स्ट ऑप्शन इज कांस्टेंट, सेकंड ऑप्शन इज पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन इज नेगेटिव एंड लास्ट वन इज 0। तो आपको ध्यान रखना है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, इनिशियल जो कंडीशन है और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर साइक्लिक होगा तो साइक्लिक में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होगा, एक ही होगा, इसका मतलब जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए साइक्लिक प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन होगा वो कितना होता है, 0 होता है। द ट्रांसमिशन ऑफ UHF रेंज वेव्स टेक प्लेस थ्रू,
वो कह रहा है कि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी के जो वेव्स होती हैं उनका ट्रांसमिशन किसके थ्रू किया जाता है। फर्स्ट इज़ जियो वेव, सेकंड इज़ वाटर वेव, थर्ड इज़ सरफेस वेव, लास्ट वन इज स्पेस वेव। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारे पास जो वेव प्रोपगेशन है वो जनरली दो तरीके से किया जाता है। एक होता है स्काई वेव प्रोपगेशन और एक स्पेस वेव प्रोपगेशन। तो स्काई वेव प्रोपगेशन का यूज़ तब किया जाता है जब आपके पास जो वेव है जिसको आप प्रोपगेट करना चाहते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी 35 मेगाहर्ट्ज़ से कम है। अगर 35 मेगाहर्ट्ज़ से कम है तो आप स्काई वेव प्रोपगेशन करोगे, ठीक है। या मतलब वो जो हमारे पास प्रोपगेशन होगा वो आयोनाइज्ड पेयर से होगा। और अगर आप स्पेस वेव प्रोपगेशन कर रहे हो तो स्पेस वेव प्रोपगेशन में उन वेव का प्रोपगेशन किया जाता है जिनकी फ्रिक्वेंसी 35 मेगाहर्ट्ज़ से क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी कि यहाँ पे इस सैटेलाइट के थ्रू क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, UHF का मतलब है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, यानी कि 35 मेगाहर्ट्ज़ से क्या है, ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेस वेव। इसके बाद फॉर द क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर द वैल्यू ऑफ द न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर K शुड बी। आपने कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पढ़ी होगी। तो जो हमारे पास, अगर आप क्या चाहते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें जो चेन रिएक्शन हो रही है अगर वो क्रिटिकल कंडीशन में रही तो उस कंडीशन में जो न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होना चाहिए, मतलब हर स्टेप में जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, किस तरीके से आप उसको देखोगे। तो बेसिकली हर स्टेप में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होने चाहिए जो आगे जाके क्या करें, फिजन करें। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास वो होता है, क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, ये क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। K को कैसे डिफाइन किया जाता है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ स्टेप डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जनरेटेड इन द प्रीवियस स्टेप। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सपोज कीजिए आपके पास नेक्स्ट स्टेप में ज़्यादा न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं प्रीवियस स्टेप के कंपैरिजन में, तो K क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन होती है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की, ठीक है। और अगर आपके पास कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है तो उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ जनरेटेड न्यूट्रॉन्स होंगे वो प्रीवियस स्टेज के कंपैरिजन में क्या होंगे, या तो इक्वल होंगे या क्या होंगे, कम होंगे। तो इस कंडीशन में जो करेक्ट आंसर है क्रिटिकल के लिए क्या होगी, K की वैल्यू 1 होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है इनमें से, अल्फा पार्टिकल, गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तो वो क्या क्या होती हैं, गामा रेज, अगर मैं एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताऊं तो गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेडिएशन और फार इंफ्रारेड रेडिएशन। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा पार्टिकल क्या नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सबसे ज़्यादा एनर्जी का कौन सा है, गामा रे, फिर एक्स रे, फिर वो क्या आता है, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। इसके बाद 2 लाइट सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट। 2 लाइट सोर्सेज जो होते हैं वो कोहेरेंट कहलाते हैं कब, फर्स्ट ऑप्शन है देयर एम्पलीट्यूड आर सेम, गलत, नहीं, एम्पलीट्यूड सेम हो ये कोई कंडीशन नहीं है। सेकंड इज देयर फ्रिक्वेंसीज आर सेम, ये भी कोई कंडीशन नहीं है। थर्ड इज देयर वेवलेंथ आर सेम, ये भी कोई कंडीशन नहीं है। जो लास्ट ऑप्शन देखिए, देयर फ्रिक्वेंसीज आर सेम, फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए और साथ ही साथ एक और कंडीशन होनी चाहिए कि जो उनके फेज डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपकी गलती की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि आप ये बता दें दियर फ्रिक्वेंसीज आर सेम, तो ये केवल एक ही कंडीशन है, 2 कंडीशन होती हैं असल में। फ्रिक्वेंसी तो सेम होनी ही चाहिए बट साथ ही साथ क्या होना चाहिए, जो फेज डिफरेंस है या तो वो कांस्टेंट हो या वो 0 होना चाहिए। तो गिवन ऑप्शन में जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। इसके बाद विच क्वांटिटी इज़ नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पेनिट्रेट करती है तो उस कंडीशन में कौन सी क्वांटिटी ऐसी होती है जो चेंज नहीं होती है। ये क्वेश्चन क्लास 10th का है। तो देखिए वेवलेंथ चेंज होती है, अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था जब हम YDSC की बात कर रहे थे। वेलोसिटी भी चेंज होती है, इंटेंसिटी भी चेंज होती है और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रीक्वेंसी। जब लाइट वेव क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पेनिट्रेट करती है तो उस टाइम पर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स पर डिपेंड करती है। वो किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे डिपेंड करती है। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि लाइट कौन से मीडियम में प्रोपेगेट कर रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हायर स्पेसिफिक चार्ज। किसका स्पेसिफिक चार्ज क्या है, ज़्यादा है? पोजिट्रॉन,
सेकेंड इज प्रोटॉन, थर्ड इज हीलियम, लास्ट इज नन ऑफ द अबव। पहली बात, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है पर यूनिट मास के करस्पॉन्डिंग कितना चार्ज है। ठीक है, तो अगर मैं स्पेसिफिक चार्ज को लिखूं तो स्पेसिफिक चार्ज होगा चार्ज ओवर मास। किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय उस बॉडी का मास जो होगा वो क्या कहलाएगा, उस बॉडी का स्पेसिफिक चार्ज कहलाएगा। तो अगर हम बात करें पॉजिट्रॉन की, तो पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल प्रोटॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन वो पार्टिकल है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है और जिसका चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। ध्यान रखना, अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पे चार्ज तो होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्विवेलेंट बट अपोजिट पोलैरिटी का, बट उसका जो मास होता है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास जितना नहीं होता है। प्रोटॉन का मास होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg, और जबकि न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या है? एंटी पार्टिकल है। तो अगर हम इसके लिए स्पेसिफिक चार्ज देखें तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा इसका स्पेसिफिक चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय, और इसका जो मास होगा वो होगा 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, अब ये तो इसका आएगा। तो अगर आप इन तीनों को कंपेयर करोगे इसी तरीके से, ठीक है, ऊपर चार्ज और नीचे मास लिखोगे, तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक चार्ज आएगा वो किसका आएगा? पॉजिट्रॉन का आएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो ये वाला जो रेशियो है E/m वाला, जो चार्ज ओवर मास वाला जो रेशियो है, वो पॉजिट्रॉन के लिए क्या है? सबसे कम है, सॉरी सबसे ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? पॉजिट्रॉन। इसके बाद द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस इज गिवन बाय। मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है वो कितना होता है? पहली बात, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, Cp और Cv। आपने मेयर्स फार्मूला भी पढ़ा होगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो जो Cp होता है दैट इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या होता है? स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cp और Cv का जो रेशियो होता है, ठीक है, वो आपको बताना है वो क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मोनो एटॉमिक गैस के लिए, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cp की वैल्यू कितनी होती है? Cp की वैल्यू होती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए 5/2 R, और Cv की वैल्यू होती है 3/2 R। तो अगर आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/3। ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए, और इसकी वैल्यू होगी 1.67। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी 1.67। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 1.67। उसके बाद अगर हम बात करें डाई एटॉमिक की, तो डाई एटॉमिक के लिए जो रेशियो होता है, देखिए मोनो एटॉमिक के लिए हो गया 5/3, 5/3 ये है मोनो एटॉमिक के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें डाई एटॉमिक के लिए, तो डाई एटॉमिक के लिए होता है 7/5, और जो ट्राई एटॉमिक होता है उसके लिए होता है 9/7। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मोनो एटॉमिक के लिए, तो इसकी वैल्यू 1.67, इसकी वैल्यू होता है 1.40, और इसकी वैल्यू होगी 1.33। तो यहाँ पे हमारे पास 1.67 किसके लिए? मोनो के लिए है। 1.40 किसके लिए है? डाई के लिए है, डाई एटॉमिक के लिए है। और 1.33 के लिए किसके लिए है? ये है ट्राई एटॉमिक के लिए। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये क्वेश्चन है लाइट पे बेस्ड। ठीक है, तो फर्स्ट इज रिफ्रैक्शन, सेकंड इज रिफ्लेक्शन, थर्ड इज स्कैटरिंग, और लास्ट वन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको पता है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो TIR पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। इसी पे बेस्ड एक और इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं मिराज, या हिंदी में कहते हैं मरीचिका, ये आपने पढ़ा होगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही क्या करता है? ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई लाइट रे क्या करती है? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पर लाइट रे क्या हो जाती है? वापस उसी डेंसर मीडियम में क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या होता है? फिनोमेना होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर TIR पे काम करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं।
तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।